हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। सुबह के 6 बज चुके हैं, जिससे कि आपको मालूम है कि सुबह 6 बजे आप और हम मिलते हैं, जहां पर हम लोग पीआईबी के और जो सांसद टीवी के जो डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो हम बात करते हैं। कुछ लोग ये पूछ सकते हैं, सर ये डेली होती है क्लास? यस, ये क्लास डेली होती है। कुछ लोग हमसे ये भी पूछते हैं, सर ये क्लास प्लीज़ बंद मत करना। तो ये क्लास प्लीज़ बंद नहीं होने वाली है, आप इसकी टेंशन ना लें। बस मेरी एक ही टेंशन होती है कि क्लास में आप जब ज्वाइन करते हैं तो क्लास के नोट्स प्लीज़ प्लीज़ बनाया कीजिए। ये क्लास के नोट्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब प्रीलिम्स देने वाले अगले साल के लिए 2023 के लिए, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो पहला आर्टिकल आज के लिए, जो कि कल ही हमने छोड़ रखा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कर लेंगे। कोई बात नहीं, हम लोग आज के क्लास में कर लेते हैं। और आज वैसे आ, 2-3 टॉपिक हैं, लेकिन दो टॉपिक जो है ना थोड़ा ब्रॉड तरीके से है, या ये हम कहें कि थोड़ा उसके बारे में डिस्कशन थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं अग्निवीर के बारे में, अग्निपथ के बारे में आपने पहले भी सुना होगा कहीं ना कहीं। इसका पहला जो फेज है वो स्टार्ट हो चुका है, कुछ लोग ट्रेनिंग भी पूरी कर चुके हैं। अब फाइनली वो अब उसकी जो पोस्टिंग है वो मिलने वाली है, ये हो चुका है करंट में, इसीलिए। लेकिन अग्निपथ की एक स्पष्ट तस्वीर जो मैं अभी बात करने वाले हैं, स्पष्ट तस्वीर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। स्पष्ट तस्वीर तभी आपको मालूम चलेगा जब आपको ये मालूम चलेगा कि अग्निपथ या अग्निवीर जो स्कीम था, इसमें क्या क्या इसमें खामियां थी, क्या क्या इसमें डिसएडवांटेज थे। तभी तो आपको मालूम चलेगा कि स्पष्ट कैसे आप करेंगे, जब थोड़ी सी अस्पष्ट जो चीज़ें हैं ना आपको दिखाएंगे और उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, तभी आपको मालूम चलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ बात करेंगे कौन से पेपर में आपका ये कवर होगा। तो जीएस पेपर 3 में, अगर थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया होगा, पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी एक छोटा सा टॉपिक है पेपर 3 में। आप पूछें सर पेपर 3 के कितने टॉपिक होते हैं ना, वो आप प्लीज थोड़ा पहले आप बता दो। तो इकोनॉमी हो गया, इंडियन इकोनॉमी। आपका इन्वायरमेंट हो गया, मेंस की बात कर रहे हैं, है ना। फिर आपका साइंस एंड टेक हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। 5 चीज़ें आपसे पूछी जाती है, और ये 5 चीज़ें आपके एग्जाम में, और इसका ना वेटेज बड़ा अच्छा ही बैलेंस में होता है। ऐसा नहीं क्वेश्चन कुछ पूछ नहीं आते हैं, हर एक सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका पेपर किस में होगा? पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर ये हो गया, आंतरिक सुरक्षा मैटर। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि यहाँ जो हम शॉर्ट शॉर्ट में जो टर्म लिख के लाए हैं, ये टर्म क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हर एक साल में सरकार अग्निपथ स्कीम के जरिए 50,000 लोगों को रिक्रूट करेगी। ठीक है, रिक्रूट करेगी, और रिक्रूट करने के बाद में उस 50% में आपने ये भी सुना होगा, इसके 1/4, नहीं समझे, चलिए 25%, ये समझे होंगे ना। यानी 50,000 के 25% जो लोग हैं, इनकी अप्रोक्स कितने निकल जाएंगे? 12,000 के आसपास कुछ, है ना, 12,000 निकलेगा, हाँ कुछ ऐसे। तो इतने जो लोग हैं ना, वो आपको आगे प्रमोट की जाएंगे, बाकी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। आपने ये भी सुना होगा, आपने ये भी बातें सुनी होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, जब ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम में भी, और बड़ा जबरदस्त आपने देखा होगा कि अच्छे से विरोध हुआ। ठीक है, आपने विरोध को भी देखा होगा, इसी साल की बात है। ठीक है, विरोध के साथ में आपने ये भी देखा होगा कि ट्रेनें जलाई गई, सरकार को ये बोला कि इसको वापस ले लो। वापस वापस तो लिया नहीं गया है, लेकिन कुछ बुराई पहले हम बात करेंगे, क्या इसमें खामियां क्या है, और इस खामियों को दूर कैसे करेंगे। और क्योंकि सरकार ने इसको लॉन्च कर दिया, क्योंकि जब आप यूपीएससी जब क्रैक कर लेंगे, आईएएस बन जाएंगे, तो आपको जमीनी स्तर पर आपको काम करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे। और ग्राउंड लेवल में काम करने के लिए आपको ये सब जो एक्टिविटीज होते हैं, ट्रेन को जलाना, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्कीम्स को पसंद नहीं कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर है, और आप क्योंकि जीएस पेपर 4 पढ़ के आप आए, एथिक्स पढ़ के, एथिक्स पढ़ा हुआ इंसान ना वो एथिक्स वहाँ पर अप्लाई करेगा। एक अच्छी बात क्या कि पॉलिटिक्स साथ हम एथिक्स के फैकल्टी है, तो एथिक्स को भी पढ़ाने का मौका जब मिलेगा तो भी उसको भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, फ्यूचर में कभी। और मेरा थोड़ा तरीका अलग होता है, हम इसको लाइफ से रिलेट करते हैं। यानी कि जब आप एथिक्स पढ़ते हैं ना, तो आप वो चीज़ पढ़ते नहीं, वो आप सोचिए जीते हैं वो। और अगर आपको इसका झलक देखना है तो आई होप कि आप इंग्लिश मीडियम की क्लास में आप सर्च कीजिए। ठीक है, संजीव सर केस स्टडीज़, है ना,
केस स्टडीज या संजय सर एथिक्स, है ना, यूट्यूब में आपको कुछ नोट्स, आपको कुछ लेक्चर मिलेंगे, ठीक है, लेक्चर मिलेंगे, आप उस लेक्चर को देखिए। कुछ इंग्लिश से मिलेंगे, कुछ हिंदी से मिलेंगे, बिल्कुल पूरा इंग्लिश नहीं मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन आप एक बार देखिए, आपको मजा आएगा, कभी आप ट्राई कीजिएगा इस चीज़ को। तो 50,000 जो रिक्रूटमेंट होंगे, जो लोगों को भर्ती की जाएगी, उस भर्ती में से 25% जो लोग हैं आगे उसको प्रमोट किया जाएगा, 25% ओनली। ये भी आपने सुना होगा, यानी कि जो परमानेंट आगे फॉरवर्ड जो होंगे, ठीक है, जो परमानेंट कैडर में जो जाएंगे। इसके हम पहले बात करें क्या नुकसान है, ठीक है, यानी कि क्या इसके डिसएडवांटेज है, पहले हम ये बात करेंगे। और डिसएडवांटेज की बात हम पहले, फिर हम चले जाएंगे कि हर एक डिसएडवांटेज को कैसे, मतलब वो हर एक नहीं, मतलब जो जो मेन पॉइंट है डिसएडवांटेज के रिगार्डिंग, क्या बातें हम कह सकते हैं, क्या हम स्पष्ट, जो अस्पष्ट बातें हैं उसको स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर नुकसान में प्रेरणा बोला गया, जो मोटिवेशन है। अब जैसे मोटिवेशन तो अच्छी बात है ना, डिसएडवांटेज तो में मोटिवेशन तो अच्छी बात है, मतलब ये डिसएडवांटेज मोटिवेशन है कि आपको मोटिवेशन नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये बोला जा रहा है कि आपको 4 साल के लिए रखा जाएगा, 4 साल के लिए आपको आर्मी के लिए ज्वाइनिंग करना है। 4 साल के बाद क्या क्या करेंगे आप? 4 साल के बाद में क्या कुछ ऐसे कुछ नई अपॉर्चुनिटी होगी? वैसे तो आपको अपडेट थोड़ा होना चाहिए। सरकार ने ये भी कह दिया कि उनके लिए 10% का जो रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा ऐसे लोगों के लिए। और वो लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स सर्विसमैन, या फिर आप उसके लिए अलग से एक कोटा आएगा जब फॉर्म फिल करते हैं ना उस समय। ये भी सरकार ने बात बोली है 4 साल के बाद। अभी तो वो नहीं होगा, है ना, क्योंकि अभी 4 साल शुरुआत अभी हुआ है। 2022 से लेकर 26 तक में ये आपका बेसिकली ये पूरा 4 साल हो जाएगा। 26 के बाद में जो भी फॉर्म आएंगे, चाहे यूपीएससी की बात करें या फिर हम बाकी जो अदर एग्जाम्स होते हैं, वनडे आपके एग्जाम्स, उसकी बात करें, हर एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इसमें एक एक कॉलम इसका भी है कि जो कि एक्स अग्निवीर जो सर्विस जो सर्व कर चुके हैं, और इसके लिए कुछ आपको कोटा डिसाइड किया जाएगा। ये सरकार ने बोला है, ठीक है। अभी 4 साल के बाद मालूम चलेगा बोला है और कितना किया है, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये बातें की गई है। तो एक, लेकिन मोटिवेशन हमें नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि 4 साल के लिए है, और परमानेंट के आगे फॉरवर्ड करने के लिए ओनली 25% को आगे किया जा रहा है। 75% क्या हुआ उनके लिए मतलब बोल सकते हैं सरकार कुछ नहीं सोच रही है, लेकिन बोल 10%। तो एक मोटिवेशन नहीं मिलता है काम करने का। 4 साल का आपको बोले कि आप आईएएस बन गए, आपको 4 साल के लिए आईएएस का जॉब करनी है, क्या आप तैयारी करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। इवन कि आपकी जगह हम ही होते हैं तो हमें भी नहीं मिलेगा मोटिवेशन। ये बातें यहाँ पर की जा रही है कि मोटिवेशन आपको, एक प्रेरणा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्रॉस, ठीक है, वर्ड लिखे लेकिन उसको नेगेटिव में नहीं मिलने वाला, ठीक है। खराब प्रशिक्षित, यानी कि यहाँ पर जो पुअरली जो ट्रेन बोला जा रहा है, और अनुशासन। आप खुद सोचिए कि जब ये आपका लॉन्च हुआ, इसी साल की हम बात कर रहे हैं, और उस टाइम में जब ये लॉन्च हो चुका था, लॉन्च होने के बाद में ये देखा गया कि इतने कम टाइम में, अब अभी हम क्या बोले कि ट्रेनिंग हो चुकी है पूरी। अब कितना टाइम लगा? 3-4 महीने का टाइम लगा होगा, ठीक है। अब 4 महीने इतने कम टाइम में ट्रेनिंग हो चुकी है, तो ये एक्सपर्ट के भी कहना है कि ये कहीं कहीं बहुत कम टाइम है, और इतने कम टाइम में किसी को आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन वो आपका जो प्रशिक्षण होगा ना, बहुत खराब कैटेगरी का होगा, एक पुअर एक ट्रेनिंग बोल सकते हैं। और उसमें आप इतने कम टाइम में डिसिप्लिन को आप कैसे बना सकते हैं? तो इसके जवाब में देखिए, जो पूर्व जो सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, मनोज जो रानाडे करके कुछ ऐसा नाम है, याद नहीं आ रहा, तो जो पहले रह चुके हैं, हमें दिमाग में नाम याद नहीं आ रहा, आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं क्या नाम था। तो उनका ये कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो एग्जाम्पल भी देते हैं कि 1999 का जो कारगिल वॉर था, उसमें बहुत सारे ऐसे जो पर्सन थे, बहुत सारे ऐसे पर्सन जो रिक्रूट हुए थे, सूबेदार पोस्ट के भी थे, उनको परमवीर चक्र भी मिला। सोचिए कि 19 साल की उम्र में वो रिक्रूट हुए, भर्ती हुए, और उनका जो अचीवमेंट रहा, उनका जो कारनामा रहा, बोल सकते हैं बहुत सुप्रीम लेवल का था, और इसके लिए उन्हें परमवीर चक्र भी मिलता है। तो एग्जाम्पल देते हुए ये कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, और वो लोग बहुत कम टाइम में ट्रेन हो जाते हैं, जिनके अंदर मोटिवेशन होती है ना करने की कुछ, कि हमें आर्मी में जाना है, तो उसके पास में बिल्कुल कम टाइम में आप चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। एक हम लोग जनरल वे में बोल सकते हैं कि यार बहुत कम टाइम में
हम लोग कैसे इससे आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं। और कुछ लोग, बहुत सारे मेरे एग्जाम्पल है, मेरे पास भी एग्जाम्पल है, इवन कुछ मेरे फ्रेंड भी रह चुके हैं जो 7 महीने में, ओनली 7 महीने में प्री और मेंस दोनों की तैयारी करके एग्ज़ाम देने बैठ गए। यानी कि प्री का जो एग्ज़ाम था, जून का टाइम था, जून, और वो जून से पहले 7 मंथ, ठीक है, यानी कि जून से पहले कितना होगा, जनवरी से, अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो मई तक मानिए, ठीक है, मई, इधर आपको नवंबर, दिसंबर, यानी कि ये वो मंथ है। जो नवंबर भी मंथ जो चल रहा है ना, ये सोचिए कि आपके 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ, और 1 नवंबर से स्टार्ट करके वो सोचिए कि जून में एग्ज़ाम दिया, निकाल भी लिया। इसी में उसका मेंस में जो ऑप्शनल होते हैं वो भी तैयारी कर लिया, इसके बाद भी वो निकाल लिया। तो ये मतलब नहीं रखता कि आप बिल्कुल बहुत कम टाइम में चीज़ों को आप देख रहे हैं और आपसे नहीं हो रहा है। कम टाइम में भी चीज़ें अचीव हो सकती है। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो अभी हम 1-2 एग्जाम्पल दे चुके हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अभी हम तो बात करें बुराई के बारे में, बुराई के बारे में बात करें तो हम अच्छाई भी नहीं की बात करेंगे, है ना। तो आपको लगेगा सर बुराई अच्छा दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर अनुशासन, कम टाइम में आप डिसिप्लिन को डेवलप नहीं कर सकते हैं। आपको अगर डिसिप्लिन को डेवलप करना है तो इसके लिए एक इनफ टाइम चाहिए। आपको अपने आप को टाइम देना पड़ता है। आप एक दिन में मॉर्निंग को उठना शुरू नहीं कर देते हैं, कि आपकी हैबिट नहीं बन जाती कि आपने एक दिन उठ लिया तो अगले दिन से उठने वाले। तो हैबिट में आने के लिए आपको एटलीस्ट टाइम देना पड़ेगा, 3-4 महीने, ठीक है। तो ये भी बोला जा रहा है कि इसमें जो डिसिप्लिन है वो भी डेवलप होता नहीं है। मक्खन लगाना यहाँ जो लिखा है ना, वो मक्खन नहीं है, ठीक है। अब जब इसका इंग्लिश हमें जब टाइप किया तो मक्खन लगा गया, बटरिंग होता है, ठीक है। बटरिंग का मतलब हुआ कि अब क्योंकि 25% को जो आगे परमानेंट किया जा रहा है, यहाँ हम बताएं स्थायी की जा रही है। अब 25% में से जो लोग आगे जाएंगे तो वो लोग उसी तरह के लोग आगे जाएंगे। कुछ इसमें क्राइटेरिया नहीं है कि यही लोग आगे जाएंगे, ये लोग जाएंगे, ये लोग नहीं जाएंगे। अब वही लोग आगे जाएंगे जो लोग खासकर अपने सीनियर्स की बटरिंग करेंगे, यानी मक्खन लगाएंगे। तो ये भी एक पॉइंट निकल के आता है कि बटरिंग लगाना, ठीक है। अब एक ना सवाल और भी दिमाग में घूम रहा है। कौन सवाल? सवाल ये है कि वो 75% का क्या होगा, वो 75% का क्या होगा, जो 75% अनएम्प्लॉयड रहने वाले, बेरोजगार रहने वाले, जिनको 4 साल की सर्विस के बाद में जिसे छोड़ने के लिए बोला जा सकता है कि आप अब छोड़ दो, आपका कोटा फुल हो चुका है, उनके लिए फिर क्या होगा। तो ये दिक्कत आ सकती है। दूसरी समस्या यहाँ पर ये है कि यहाँ पर बॉन्डिंग, ठीक है, यानी कि संबंध बोल रहे हैं, ठीक है, बॉन्डिंग और नो ट्रायल। देखिए जिसे हम बोलते हैं ना कि एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं कि मेरे दिमाग में तुरंत नहीं आ रहा है। जैसे एक टर्म हो गया आपका जो भी आपके जो भर्ती हुए हैं, ठीक है, और बहुत कम टाइम पीरियड के लिए हुए, और इस बहुत कम टाइम पीरियड के लिए जब वो सेना में एंट्री होते हैं तो उनकी जो बॉन्डिंग है, अब बहुत कम टाइम के लिए हुए क्योंकि ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से हुई नहीं जो टाइम देना चाहिए, तो उसकी जो बॉन्डिंग है बाकी सारे जो आर्मी वहाँ पर जो पहले से डिप्लॉय है, इनकी बॉन्डिंग बनती नहीं है। ये भी एक बड़ा इशू निकल के आ सकता है। कोई परीक्षण नहीं, यानी कि कोई भी नो ट्रायल्स, नो ट्रायल्स यानी किस में नो ट्रायल्स, देखिए वो अगर मान चलिए पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर में खड़े रहे तो उसे वहाँ पर 3 महीने में ट्रेन करके ले जाना, ये भी एक समस्या वाली बात है। कोई ट्रायल्स नहीं हुआ, आप 3 महीने, अब 2-3 मंथ में उसको ट्रेनिंग दे दी है, आपसे ट्रेनिंग पूरा हो चुका है। अभी हम कॉन्टेक्स्ट इसलिए है कि ये इसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है तभी ये न्यूज में आया। आप इसको बिना कुछ मंथ की ट्रेनिंग में आप इसको इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में रखेंगे, कुछ मंथ की ट्रेनिंग में आप इंडिया जो म्यांमार का जो बॉर्डर एरिया है, ठीक है, जहाँ पर इंसर्जेंट ग्रुप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पर रखेंगे, या फिर चाइना के एलओसी में भेज देंगे। तो इतनी कम कोई ट्रायल्स नहीं है इसका, ये भी एक समस्या निकल के आ रही है, ठीक है। जेसीयू उसको तो हटाइए, ठीक है। यहाँ देखिए मिलिट्राइजेशन सोसाइटी, अगर वो 4 साल में काम करने के बाद में जब अपनी सोसाइटी में आता है, समाज में आता है, और क्योंकि वो अब वो सीख चुका होता है 4 साल में बंदूक चलाना, ठीक है, कैसे अपने वेपन हथियार को मैनेज करना है, तो जब वो आएगा फ्रस्ट्रेट रहेगा 4 साल के बाद, या नौकरी छूट गई, तो वेपनाइजेशन, क्योंकि अब वो वेपन चलाना सीख चुका है, हथियार को संभालने चलाने, ठीक है, तो इसका जो मिसयूज है वो कर सकता है जब वो फ्रस्ट्रेशन में रहेगा। तो होता है जब आप कोई भी इंसान, लेकिन यूपीएससी इंसान बहुत कम ही होता है, जब आप 4-5 अटैम्प्ट दे चुके होते हैं, लेकिन इसीलिए एथिक्स इसमें रखा गया। यूपीएससी एग्जाम में एथिक्स को जो जोड़ा गया ना, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, पेपर 4 को इसलिए जोड़ा गया ताकि आप फ्रस्ट्रेट ना हो,
आपके अंदर बिल्कुल जो एथिकल जो वैल्यूज होती है, इंटीग्रिटी है, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, काइंडनेस हो गया, कंपैशन हो गया, एम्पैथी हो गया, है ना, जो ये सब जो प्रिंसिपल, ये जो वैल्यूज होते हैं ना, ये आपके अंदर मतलब ओनली पढ़ने नहीं है, ये आपके अंदर होनी चाहिए। ये जैसे हम एथिक्स से कुछ ही क्लास लिए, कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें आपके अंदर डाल दें, इसलिए हम आपको वो लेक्चर दिखेगा, कुछ सर्च कीजिए वो मिल जाएगा आपको किस स्टडी का। तो ये चीज़ें अगर आपके अंदर होती है, थोड़ा पेशेंस हो गया, धैर्य रखना, तो आप अल्टीमेटली आप 4-5 साल, अगर ऐसा ना, हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी अटेम्प्ट देने से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप टूटेंगे नहीं, आप बने रहेंगे, आप अड़े रहेंगे और अपनी जो एथिकल वैल्यूज है, अपनी जो धैर्य शक्ति है उसको बना कर रखेंगे। ये फ़ायदा होता है। और पेपर 4 ओनली पेपर 4 नहीं है, ये तो अच्छी बात है कि आपको लाइफ के, अपने जीवन के बारे में, जो आपको जीवन के जो मूल्य है, जो वैल्यूज है, जिसको अडॉप्ट करनी चाहिए, ये आपको यूपीएससी सिलेबस मिल रहा है। ये तो अच्छी बात है कि आपको से आप लाइफ के बारे में सीख भी रहे हैं और मार्क्स भी उठा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मिसयूज ये हो सकता है, ये हमने लास्ट में बात की, ठीक है। जेसीओ मतलब ये हुआ कि जेसीओ, इसको आप शॉर्ट में याद रखिए, जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग जो प्रोवाइड कर रहा है, तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए कोई तो होगा प्रशासन, कोई तो स्टाफ होगा ना, उसको बोलते जेसीओ, ठीक है, शॉर्ट में। तो ये प्रोवाइड करने के लिए, अब इसके लिए भी हमें बहुत सारे जो मिलिट्री है, जो स्टाफ से हमें लगाने पड़ेंगे, ये भी यूज होगा। और 4 साल बाद जब वो हट जाएगा, तो क्या यूटिलेटर है, आप इसको सिखाए और इसके 4 साल के बाद में वो हट चुका है ना, ये भी एक समस्या निकल के आ रही है। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट होता है। आगे हम आते हैं, आगे हम बात करेंगे कि 6 महीने के प्रशिक्षण और यहाँ पर 4 साल, ठीक है। 6 मंथ यहाँ पर जो ट्रेनिंग है, ठीक है, और यहाँ पर बोला गया कि एक वर्ड है हाई सीज, ठीक है, और 4 साल, 4 साल की जो आपको जो मिलती है सर्विस, वो बात कर रहे हैं। 6 मंथ की यहाँ पे ये बोली जा रही है कि 6 मंथ की ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, तो कम ही मंथ हुआ। लेकिन एक सवाल निकल के आ रहा है कि जो ट्रेनिंग बहुत कम हो रहा है, ठीक है, और या फिर ट्रेनिंग हम कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल वे में नहीं हो पा रहा है, जिससे बॉर्डर लाइन में आप इसको रख देंगे तुरंत, कम टाइम की ट्रेनिंग में आप वहाँ डिप्लॉय कर दिए, पोस्टिंग दे दिए आप सीधा कश्मीर में, तो थोड़ी सी हेक्टिक हो सकती है। तो पूर्व जो आपके डिफेंस जो मिनिस्टर, जो चीफ रहे हैं, उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि वो जब पोस्टिंग मिलती है कश्मीर इलाका में, या फिर आप जो बॉर्डर एरिया, सीमा जो क्षेत्र है, तो आप ये ना सोचें कि ये आपके लिए रियल पोस्टिंग है। ये उनका ये कहना है कि आप ये सोचें कि मेरा ट्रेनिंग अभी 3 मंथ और चलेगी यहीं पर, और ये मेरा एक हाई सीज है, उसी में बोल रहा है हाई सीज, ठीक है। तो ये चीज़ें बोली जा रही है कि ये आप ये मांग चलिए कि मेरी जो पहली पोस्टिंग है ना, वो 3 मंथ आप ट्रेनिंग मांग चलिए कि 3 मंथ भारत पाकिस्तान के जो सीमा क्षेत्र है वहाँ पर मेरी पोस्टिंग नहीं, मेरी ट्रेनिंग हो रही है। तो ये हर एक नेगेटिव जो हमने देखा डिसएडवांटेज, उनको पॉजिटिव तरीके से वो बता रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये कि जो नेतृत्व या जो प्रेरणा की हम जो बात कर रहे हैं, लीडरशिप और मोटिवेशन की जो बात कर रहे हैं, इसके बारे में इन्होंने कुछ कहा। पीछे हम देखें मोटिवेशन में कुछ बोला गया था, यहाँ पर इन्होंने भी कुछ कहा एक्सपर्ट्स की तरफ से कि यहाँ पर जो लीडरशिप की जो बात कर रहे हैं, अब वो 4 महीने वो काम किया, 4 महीने के बाद, सॉरी 4 साल वो काम किया, उनके अंदर में जो लीडरशिप जो क्वालिटी है वो कहाँ से डेवलप होगा। खुद सोचिए कि उसके 4 साल में के बाद जब उसे जब प्रमोशन होता है किसी का, है ना, तो प्रमोशन के टाइम में, और या फिर वो लीडरशिप संभालने के लायक हो जाएगा 5-6 साल में, तो उस टाइम में 4 साल के अंदर उसे बाहर कर दिया जाएगा। तो उसके लिए लीडरशिप जो है ना, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो 4 साल देश की जो सेवा कर लिया, उसे अपने अंदर एक राष्ट्रीय जो भाव होती है, यानी कि जो नेशनलिज्म होता है, ये तो आ जाएगा, और एक मोटिवेशन होता है अंदर में कि हमें आगे और भी करना है। और ये मोटिवेशन जो है ना, उसे और भी आगे करने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं बोला जा रहा कि अग्निवीर जो है ना, ये आपके लिए एक सिंगल रास्ता है, बाकी रास्ते और भी हैं, आप उसके जरिए आप डिफेंस में जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग सवाल ये करते हैं सर इसमें टाइम तो निकल जाएंगे 4 साल में, 4 साल निकले, लेकिन उसके लिए टाइम एज का जो रिलैक्सेशन है वो भी तो दी जाएगी ना। इसे सरकार ने ये बोला है, ठीक है, और ये देंगे, ठीक है, ऐसा बात नहीं देंगे। तो कि यही एक मुद्दा आ रहा है कि जो अग्निवीर जो सर्व कर चुके हैं 4 साल, उसके लिए उम्र जो है ना 4 साल तो निकल जाएंगे। लेकिन कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं, कुछ पेपर्स वगैरह जहाँ पर आप पेपर देते हैं, जहाँ जिसकी जो एलिजिबिलिटी होती है, एज जो होती है, उम्र जो सीमा होती है,
ये सपोज कि 30 के आसपास होता है ना, 30 के आसपास। तो एक्स अग्निवीर सर्विसमैन के लिए ये आपका मतलब 4 साल आप या 2 साल 2-3 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मान चलिए, आप जिस उम्र में है। ऐसे चीज़ें होनी चाहिए थी, ये हम कह रहे हैं। ऐसे चीज़ें बोली नहीं गई, लेकिन ये बोला जा रहा है कि कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था कि आप जिस उम्र में आप 4 साल के बाद जॉब वहाँ छूट चुका है, तो आप जब कुछ और भी चीज़ों की तैयारी करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे बैंक ही क्यों ना हो, एसएससी क्यों ना हो, यूपीएससी क्यों ना हो, आप 32 के भी हो चुके हैं, तो फिर भी आपके पास टाइम रहेगा। ऐसे कुछ जो रिलैक्सेशन है, जो छूट है, वो दी जा सकती है, तो ही मोटिवेशन आएगा, नहीं तो नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ प्लस कुछ बात की। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम बताना चाहते हैं। ये एग्जाम्पल ये है कि सूबेदार मेजर के बारे में ये बोला गया कि जो कि 19 साल की उम्र के हैं, इन्हें परमवीर चक्र पीवीसी इन्हें दिया गया। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये 1999 के कारगिल वॉर में ये लड़े थे, और इसके जाबाजी और साहसी को देखते हुए इन्हें दिया गया, तो बिल्कुल कम उम्र में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि आप अपनी जो अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, आप डीमोटिवेट होने के बहुत सारे आपके रास्ते हैं। आप अपने आप को ये भी बोल सकते हैं कि सर मेरे पास तो बुक्स नहीं है, तो इसलिए हम डीमोटिवेट हो जा रहे हैं। आप ये बोल सकते हैं, हमें अपने आप को बोल सकते हैं। एक्सक्यूज कभी अपने आप को नहीं दीजिए, और एक्सक्यूज ना किसी दूसरे को दीजिए। ये एक्सक्यूज जो है ना, ये आपको अपनी लाइफ में, आपकी प्रिपरेशन में आगे नहीं बढ़ने देगा। आप ये सोचिए कि मेरे पास जितना है वो इनफ है, और इस इनफ में बहुत कुछ हम कर सकते हैं। बुक्स नहीं है कोई बात नहीं, मोबाइल तो होगा ना, मोबाइल सबके पास होता है, तभी आप क्लास में जुड़े हुए हैं। लाइव ऑनलाइन यूट्यूब तो चलता ही होगा, नेट भी आजकल सस्ता हो गया, सस्ता नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, इतना भी महंगा नहीं है। बस आपको नेट चाहिए और यूट्यूब चाहिए, बाकी आपके लिए हम लोग यहाँ पर है ना। तो बहुत हद तक चीज़ें ना आपको एग्जाम पर करेंट अफेयर्स की जो चीज़ें क्लासेस है वो फ्री प्रोवाइड तो कर ही रहा है। बाकी कुछ के लिए बिल्कुल एक मिनिमम शुल्क आपसे लेता है, मिनिमम शुल्क। बाकी ये जो पीआईबी क्लास है आपको तो फ्री मिल रहा है। आपके लिए हम ये जो मेहनत कर रहे हैं वो तो फ्री हो रही है ना, ये कोई इसमें स्पेशल तो नहीं है। और इसलिए भी कर रहे हैं, आपकी अगर करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन मानिए कि यहाँ से आपको ओनली सब्जेक्ट नॉलेज नहीं मिल रहा है कि आपने पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी जो आपने पढ़ लिया हो गया। यहाँ हर एक चीज़ को लिंक करते हैं, आपसे लिंक करते हैं, आपके प्रिपरेशन से, आपके जहाँ रहते हैं सोसाइटी समाज से लिंक करते हैं, एक राज्य से लिंक करते हैं, एक पर्सनल लाइफ से लिंक करते हैं, आपके एथिकल जो डायलेमा होता है वहाँ से लिंक करते हैं। ये चीज़ें जब आप लिंक करते हैं तो आपकी जो सोचने की जो शक्ति है, क्रिटिकल थिंकिंग, वो बढ़ती है। और वही तो चाहिए इसके लिए, कॉमन सेंस चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। कॉमन सेंस का रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, और इस कॉमन सेंस के लिए आपको मतलब अपने माइंड को थोड़ा ओपन रखना पड़ेगा, बिल्कुल ओपन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। कौशल 10% आरक्षण, ये क्या लिखा है सर आपने? देखिए अभी जो आपको बताया ना कि आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए, आपको आपके स्किल को डेवलप करने के लिए आप एक प्लस पॉइंट बोल सकते हैं कि आप जब 4 साल यहाँ काम कर लेते हैं, तो क्या हम ये कहेंगे कि आप पहले 4 साल के पहले जो जिस तरीके से थे, या आप 4 साल के बाद उसी तरीके से? आपके कौशल में, आपके स्किल में विकास तो होता है ना, ये विकास। और ये विकास कहाँ काम आएगा? तो 10% के आरक्षण की बात की जा रही है, ठीक है। ये तो आपको दी ही जाएगी, एक्स सर्विसमैन यानी एक्स अग्निवीर सर्विसमैन के लिए 10% दी जाएगी। लेकिन थोड़ा सा इसमें एडिशन हम करना चाहते हैं, ये भी होना चाहिए था कि जैसा अभी हमने आपको कहा कि अभी जो भी 4 साल वो काम कर चुके हैं, उनके लिए वो एज का जो रिलैक्सेशन है, यानी कि उम्र की जो सीमा है, ठीक है, वो आप जिस उम्र में हैं उसके बाद से आप 2-3-4 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, जैसे भी एग्जाम हो, जैसे यूपीएससी हो तो 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट जिससे आप इसको रख सकते हैं। ऐसे कुछ होना चाहिए था मे बी, ठीक है। तो वैसे आप भी चाहेंगे तो आप इस चीज़ को सरकार बोल सकते हैं, ट्विटर कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है सेवानिवृत्ति आयु या फिर एलपीजी सुधार, ठीक है। देखिए जब भी एक पॉइंट रिटायरमेंट जो एज बोला गया, रिटायरमेंट एज, और जो भी हम बात की जस्ट, ठीक है, एलपीजी यानी कि एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो रिटायरमेंट एज की जब बात करते हैं, तो यानी कि अभी जो समझाए इसी रिगार्डिंग, तो जो रिलैक्सेशन की जो बात की, छूट की बात जो की है, एलपीजी जो बात की ना, ये एग्जाम्पल है कि जब एलपीजी जब रिफॉर्म जब आया था,
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इस टाइम में भी बहुत सारे विरोध हुए थे, जो कि अभी हमने लास्ट क्लास में, कल की क्लास में कहा था, है ना। यहाँ पर रिफॉर्म्स जब भी आते हैं ना, जब भी कोई सुधार, जब भी कोई बदलाव आता है, तो क्रिटिसिज्म होगा ही। बदलाव जब भी आएंगे तो निंदा होगी, और जब भी निंदा होगी तो यह मान के चलिए कि अच्छा भी होगा और थोड़ा कुछ बुरा होगा। जहाँ बुरा होगा वहाँ हमें थोड़ा सा डिबेट, थोड़ा डिस्कशन करके, आपस में थोड़ा सा कॉपरेट करके उस चीज़ को सही कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ पर भी कर सकते हैं बिल्कुल। और ये भी कहते हैं कि हमारे देश की जो बेहतरी के लिए, बेटरमेंट के लिए रिफॉर्म्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिफॉर्म्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके लाइफ में सब कुछ ज्यों का त्यों चल रहा है, अगर आप लाइफ में ये सोचते हैं कि यार जैसे भी है सही चल रहा है, बिल्कुल मस्त चल रहा है और हमें कुछ और नहीं चाहिए, यानी कि कुछ समस्या है लाइफ में, कुछ ना होना ये बहुत बड़ी समस्या है। लाइफ में चलते रहना चाहिए, लाइफ में बदलाव, लाइफ में रिफॉर्म्स, लाइफ में सुधार, ये होते रहना चाहिए। और उस सुधार में जब सुधरेंगे, ठीक है, जब अपने आप को जब इम्प्रूव करते हैं, है ना, जब अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं, जब अपने आप को बेटर करने की कोशिश करते हैं, तो आप ये भी मान के चलिए वहाँ पर भी कुछ कांटे आएंगे, और ये कांटे आपको ना और मोटिवेट करते हैं और प्रेरणा देते हैं कि यार आपको और भी आगे बढ़ना है। जिस पथ में, जिस वे में, रास्ते में कांटे ना हो, वो रास्ता ना जो ना, वो मंजिल तक नहीं जाएगा, आपके गोल तक नहीं पहुंचाएगा। तो रास्ते में कांटा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये तो विधि का विधान है। अगला हम आते हैं, अगला टॉपिक, अगला आर्टिकल बात करते हैं, क्या है, आतंक कूटनीति, और इसमें कहा जा रहा है कोई सहमति नहीं। देखिए ये जो आर्टिकल है ये आपका द हिंदू में पब्लिश हुआ था। तो जब हमने देखा कि इस रिगार्डिंग का आर्टिकल कि, और छोटी सी जो बात है ना, आपने देखा होगा अभी एक आर्टिकल में बात करें चिंतन शिविर के बारे में, चलिए वहाँ नहीं छोड़िए। आपने अगर ये सुना होगा कि जो आतंकवाद है, आतंकवाद जो बेसिकली किस में कवर होगा, जो बाहरी जो सुरक्षा होता है ना, यानी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के टॉपिक में। अब यहाँ पर जो टॉपिक अभी टॉपिक है, ये बेसिकली फोकस कहाँ पर करेगा, फोकस करेगा आतंकवाद में। आतंकवाद के रिगार्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक करवा चुके हैं। इवन कि हमने मैगजीन में भी आपको कवर करवाया, और मैगजीन में आपको एक ब्रॉड तरीके से करवाया, कह सकते हैं कि आप उसके जरिए आप एक अच्छा खासा कंटेंट मिल गया होगा। लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग है, क्योंकि कुछ अलग है तभी तो हम इस टॉपिक को हम लेके आए हैं। क्या अलग है ये बात करते हैं। यूएनएससी की हम जब बात करते हैं ना, यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जब बात करते हैं, इसमें 5 परमानेंट मेंबर है, और अभी इस टाइम में भारत जो है ना इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है, जो कि दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये प्रेसिडेंसी इंडिया के पास में अभी है, ठीक है। और जब तक ये इंडिया के पास में है, तब तक इंडिया जो है ना चाह रहा है कि आतंकवाद का जो मुद्दा है, इसको अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है वहां तक इसको उठाने, वहां पर इसको उठाने का। और ये क्यों कर रहा है, आतंकवाद के जरिए कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, कह सकते हैं। क्योंकि आतंकवाद का जो मुद्दा है ना, ये आतंकवाद के जरिए पाकिस्तान इंडिया में जो बोल सकते अशांति फैलाने की कोशिश करता है। और इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि आतंकवाद जो मेन रूट कॉज है, और कोई बोल नहीं सकता कि डायरेक्टली आर्मी इन्वॉल्व हो रही है पाकिस्तान इंडिया में। तो ठीक है, कोई बात नहीं। पेपर 3 में कवर होगा किसका, तो ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी, उसी में आपका आ जाएगा। पेपर 2 में भी कवर हो जाएगा, कहां पर, आईआर का पार्ट, आईआर के पोर्शन में जो इंटरनेशनल रिलेशन है वहां भी आपका कवर ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टर्म यहाँ लिखा, क्या लिखा हुआ, काउंटर टेररिज्म कमेटी बैठकें। देखिए अभी हाल ही फिलहाल में, यानी कि शायद अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर के मंथ में ये जो आपका जो कमेटी की बैठक है ना, इसकी बैठक हुई, काउंटर टेररिज्म कमेटी की बैठक। ये बैठक किसके लिए, अब ये यूएनएससी का जो बैठक है ना, ये मुंबई में, बेसिकली मुंबई और एक सिटी में हुआ था, ठीक है। यूएनएससी की बैठक यहाँ पर हाँ हो सकती है, जिसके पास प्रेसिडेंसी होती है ना वो बैठक अपनी कंट्री में करवा सकता है, ठीक है। तो इंडिया में इसकी बैठक हुई, और इस मीटिंग में, इस बैठक में फोकस ये किया गया खासकर जो टेररिस्ट है, जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, इसके ऊपर किया गया कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको दूर करने के लिए हर एक कंट्री का एक सहयोग चाहिए, हर एक कंट्री को एक इक्वल एफर्ट्स लगाने की नीड है, हर एक कंट्री को आतंकवाद को परिभाषित करने की नीड यहाँ पर है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट में बोला गया कि नवंबर में फिर अभी कुछ दिन के बाद एक मीटिंग होने वाली, ठीक है। मीटिंग क्या होगा,
मीटिंग नाम है नो मनी फॉर टेरर। एक मीटिंग होने वाली है जिसका एक थीम क्या होगा, नो मनी फॉर टेरर। ये नवंबर में होने वाला, अभी हुआ नहीं है, ठीक है, पहले आपको बोल दिया। एक और एक मीटिंग होने वाली है जो कि दिसंबर में होगा, जिसका नाम होगा, क्योंकि दिसंबर तक ही लास्ट है इंडिया के पास है में प्रेसिडेंसी अध्यक्षता। तो इंडिया तब तक आतंकवाद को लेकर देखिए कितना जोर लगा रहा है। इसमें मालूम चला कि इंडिया पुरजोर कोशिश कर रहा है कि आतंकवाद के जो मुद्दा है, इस मुद्दे को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का और हाईलाइट करने का। तो यहाँ बोला गया ग्लोबल काउंटर टेररिज्म और आर्किटेक्चर, एक टर्म बोला गया। देखिए ये नाम है, ये इस नाम से मीटिंग होगी, ठीक है, बैठकें होगी, इस नाम से मीटिंग्स और बैठकें होगी। तो ये नाम से होगा, ये दिसंबर होने वाला है। तो इसका मेन मोटो क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, इसका मेन उद्देश्य होगा यहाँ पर कि आतंकवाद का मुद्दा, इसको उठाना। इसके लिए कौन कौन से जो कदम है, जो स्टेप्स उठाए जा सकते हैं आतंकवाद को से निपटने के लिए, आतंकवाद की समस्या कितनी बड़ी है, कितनी गंभीर है, ये बताने के लिए, मतलब वही इंपॉर्टेंस बताने के लिए, क्या आतंकवाद है, कितना बड़ा खतरा है इसके लिए। अब ठीक है, ये हमने दिखा कि शुरुआत में इंट्रोडक्शन में ये दिया। एक नीचे एक वर्ड लिखा गया, क्या है, पोलराइज्ड वर्ल्ड। यानी कि अभी इस टाइम में इंडिया तो उठा रहा है, क्या पूरी दुनिया, हम अगर ये बोले आतंकवाद के रिगार्डिंग, क्या आतंकवाद को लेकर सीरियस है, तो हम ये कहेंगे सीरियस नहीं है। पूरी दुनिया इस टाइम में आतंकवाद को लेकर सीरियस नहीं है। आप पूछें सर वो कैसे, वो ऐसे कुछ इस तरीके से कि आतंकवाद को लेकर अगर हम बात करें, इंडिया इसको रेज कर रहा है, ठीक है, इंडिया इसको रेज कर रहा है। थोड़ा हम इंडिया को लेकर थोड़ा पास्ट जाना चाहते हैं। कैसे, याद कीजिए 1999 का वो टाइम, इस टाइम में कंधार जो हाईजेक जो हुआ था, जो नेपाल से एक CJ-81 समथिंग कुछ नाम था एयरप्लेन का, वो नेपाल से दिल्ली आने वाली थी, लेकिन उसको ले गया कंधार। फिर कुछ अरब वर्ल्ड UAE में भी तेल के लिए किया गया था, लेकिन फाइनली इसको अफगानिस्तान में इसको लैंडिंग की गई। अफगानिस्तान में लैंडिंग करने के बाद में इंडिया उस टाइम में ये भी कहा कि अलकायदा के रिगार्डिंग इसे UNSC के लिस्ट में आप डाल दो। UNSC में कोई नहीं सुना, अमेरिका को भी स्पेशली बोला गया, अमेरिका वाले सुने भी नहीं, पता क्यों, पोखरण 2 हुआ था। पोखरण 2 जब हुआ था ना, कुछ ही मतलब महीने की पहले बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पोखरण 2 में इंडिया के ऊपर लग गया था सैंक्शन, यानी प्रतिबंध लग चुका था। पाकिस्तान ने भी अगर उसके ऊपर लग चुका था। अब क्योंकि पाकिस्तान और USA का अच्छा बंदा था, तो पाकिस्तान ये बोला कि हम लोग ने इसलिए किया क्योंकि इंडिया ने हवाले नहीं किया बचने के लिए, का बचने डिफेंस के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो पाकिस्तान ये बच गया और उसके ऊपर से प्रतिबंध हट गया। और ये प्रतिबंध फिर जब इंडिया देखा कि उसके ऊपर हट गया, तो इंडिया ने भी मांग कर दी, जब उसके ऊपर से हट गया तो मेरे ऊपर से हटाओ, यहाँ भी हटाना पड़ा उसे। तो ये तो अलग की बात है, ठीक है, उसका हम अलग की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बेसिकली फोकस किया जा रहा है आतंकवाद को लेकर। उस टाइम में इंडिया ने रेज किया, जब कंधार हाईजेक हुआ था प्लेन का, इंडिया ने अपनी जो कंसर्न है, अपनी जो समस्या, उसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म में, इवन कि USA को भी बताया। USA ने बिल्कुल फुल इग्नोर कर दिया। USA ने बिल्कुल फुल इग्नोर कर दिया कि यार ये मैटर ना बड़ा सीरियस है ही नहीं, ठीक है, यहाँ तक तो सही रहा। लेकिन जस्ट इसके 2 साल के बाद, जब 9/11 का जब हमला हुआ, WTO याद कीजिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, तो वहाँ पर जब अटैक हुआ, तब USA की आंखें खुली और USA फिर निकला अपना टॉर्च लेकर कि यार क्या चल रहा है ये फिर। तो उस टाइम में पाकिस्तान और USA के जो संबंध है वो बहुत अच्छे थे। USA को ये लगा कि पाकिस्तान जो है ना, ये मेरी मदद कर सकता है। पाकिस्तान ने मदद किया कि पाकिस्तान की जगह ही निकला वो ओसामा बिन लादेन, ठीक है, और उसे ढूंढ के तो मार दिया गया। लेकिन फिर भी USA की आंखें खुली नहीं, इसलिए क्योंकि USA ये मानता है कि पाकिस्तान मेरी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, किस मामले में, तो आतंकवाद से निपटने के लिए। उस टाइम में जब क्या बोले, बोल सकते ध्रुवीकृत विश्व, जब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यानी कि पूरा जो वर्ल्ड है ना वो डिवाइड है किस तरीके से, तो आतंकवाद को लेकर कोई सीरियस नहीं है। तो ये एग्जाम्पल इंडिया का हम दिए, थोड़ा हम इसके आगे और हम बात करेंगे, लेकिन हम चाहते हो कुछ और एग्जाम्पल दे कैसे ध्रुवीकृत हैं। पूरी दुनिया ना अभी किस में इन्वॉल्व है, रशिया यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व है। रशिया यूक्रेन वॉर के मामले में किसी को दिख नहीं रहा है कि आपका जो आतंकवाद है की समस्या कितनी बड़ी समस्या है। वो तो छोड़िए, इस वॉर में किसी को ये भी नहीं दिख रहा है कि वो लड़े जा रहे हैं, धुआं फैलाए जा रहे हैं, ठीक है, किसी को ये पता नहीं जलवायु परिवर्तन के रिगार्डिंग, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग किसी को खबर ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है।
फूड क्राइसिस, जो ग्रेन की जो आप समस्या, जो आपको देख अनाज की समस्या, जो कि आपको भी पिछले कुछ महीनों से आप सुनते भी आ रहे हैं, और ये भी हम लगभग हर एक आर्ट क्लास में कहीं हम डिस्कस कर ही देते हैं। ये भी आपकी समस्या बना हुआ है। ये जो समस्या जो पूरा बना हुआ है, इस समस्या को बोल सकते हैं कि हर एक कंट्री अपने अपने इंटरेस्ट को देख रहा है, अपने अपने हित के बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई भी आतंकवाद को लेकर बात नहीं कर रहा है। इंडिया अभी 3 जो नाम यहाँ पर दिखे, जो मीटिंग्स की मैं बात की है, इसको लेकर इंडिया बहुत सीरियस है, लेकिन कोई हर एक कंट्री अपने में बिजी है। कोई बात नहीं, कोई सीरियसनेस यहाँ पर दिखाई नहीं दे, कोई यानी कि कोई गंभीरता यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि आतंकवाद पर जो वैश्विक युद्ध है, इस पे जब अभी जो हम जहाँ पर हम आपको रोके, जब अमेरिका में जब ये अटैक हुआ, तो वहाँ अटैक होने के बाद में अमेरिका ने स्टार्ट किया क्या, ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। और इस एक पहल के साथ में यूएसए ने स्टार्ट की जो आतंकवाद, इसको हटाने का। क्यों? आप 2 साल पहले आपको इंडिया ने जब कहा तो आपकी होश नहीं आई थी कि मतलब आपको आंखें नहीं खुली थी क्या? या पहले भी कर सकते थे? जब आपके ऊपर जब बीतती है तभी आपकी आंख खुलती है। मतलब ये इंडिकेट ये कर रहा है कि आप जो दरअसल अपने लाइफ में, अपने जीवन में भी आप इसको इम्प्लीमेंट करें, तो आप ये पाते हैं कि जब भी परेशानी जब मेरे ऊपर आती है, खुद के ऊपर आती है, तभी वो इशू होता है, जब तभी वो समस्या होती है, नहीं तो वो समस्या दूसरों की समस्या होती है। तो यही चीज़ यहाँ में देखने को मिलता है। तो उस समय जो अमेरिका है वो स्टार्ट ये करता है। अभी तक भी अगर हम बात करें इंडिया को, इंडिया ने बहुत पहल तो की है, जैसे मसूद अजहर हो गया, उसे जो यूएनएससी की लिस्ट में शामिल करने के लिए इंडिया ने बहुत सारी आवाज़ें उठाई। और एससीओ की मीटिंग में, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में मालूम है कि चाइना ने 2019 में, 2019 में मसूद अजहर को भी लिस्ट में वो किया था, रेड्स के जरिए, इनके रीजनल काउंटर टेररिज्म सिस्टम्स में। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ ये निकल के आती कि इंडिया को अगर थोड़ा सा कुछ फ़ायदा मिला है तो वो FATF से मिला है, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मिला है। क्योंकि हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तान अभी हट गया है, ग्रे लिस्ट में था, वो हट चुका है, लेकिन फिर भी हमें ये लगता है कि इंडिया को थोड़ा बहुत जो सफलता हासिल मिली है तो इसी के जरिए मिला है। इसके जरिए कहीं कि FATF क्या करता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर, जो भी कंट्री है जो टेरर को जो फंडिंग दे रहा है, टेरर को कहीं ना कहीं आप सेफ हेवन प्रोवाइड कर, सेफ मतलब क्या हुआ कि आप उसे पनाह दे रहे हैं अपनी कंट्री पर, सेफ हेवन, ठीक है। तो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग आप करवा रहे हैं, ब्लैक मनी, वाइट टू ब्लैक मनी, तो इसके ऊपर भी ये नकेल कसता है FATF। और पाकिस्तान को इसे कुल मिलाकर 27-28 पॉइंट दिए गए थे। और चीन का भी सपोर्ट, ये भी हम बात कर चुके हैं, चीन का भी सपोर्ट इसमें अच्छा खासा रहा, चीन सपोर्ट इसमें किया भी है इसको बाहर निकालने में, और फाइनली वो बाहर निकाल भी लिया। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करते हैं अफगानिस्तान मुद्दा। क्यों ऐसा होता है कि अफगानिस्तान में अभी आपको मालूम है कि वहाँ पर जो वुमेन्स, जो महिलाओं के जो राइट्स, अधिकार हैं, वो भी कम कर दिए गए हैं। पहले की तरह नहीं, पहले जो आपका अफगानिस्तान में जो तालिबान का रूल था 1996 से लेकर आपका 2001 के आसपास में, उस समय तो बड़ा मतलब रिजिड था चीज़ें, लेकिन थोड़ा भी सही है, सही नहीं बोलेंगे लेकिन थोड़ा कम है, सही नहीं बोलेंगे, कम है। और वहाँ पर जो भी ये मुद्दा है, जो भी आपका इशू अफगानिस्तान में, अगर हम बात करें अधिकार के बारे में, राइट्स के बारे में, तो ये थोड़ा सा महिलाओं को से लेकर आपका बच्चों तक में वो चीज़ें थोड़ी सी कम हुई है। जो पहले आपका सरकार था, आपका जो क्या नाम था, एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट था उसके लिए, ठीक है। लेकिन अफगानिस्तान में चीज़ें थोड़ी बदली है। और कुछ एग्जाम्पल के जरिए थोड़ा बताना चाहते हैं कि इस टाइम में जो आतंकवाद है ना, आतंकवाद को लेकर दो धारणाएं, ठीक है, धारणाएं, क्या धारणा है? एक तो ये होता है अच्छा आतंकवाद, एक बुरा आतंकवाद। अच्छा आतंकवाद, अब जो आतंकवाद जिससे इंडिया को तकलीफ पहुंचा रहा है, तो यूएसए के लिए वो आतंकवाद उसके लिए बुरा नहीं कर रहा है, तो अच्छा आतंकवाद हो गया, क्योंकि दूसरों को कर रहा है। वो आतंकवाद जो अमेरिका को जो नुकसान पहुंचा रहा है, वो बुरा आतंकवाद, भले वो हमें नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से जो ना, इसको एक प्रॉपर तरीके से परिभाषित नहीं की गई है, और ये बहुत बड़ी समस्या निकल के आ रही है परिभाषित करना ये, क्योंकि अभी तक किया नहीं गया है। किसको आप बोलेंगे आतंकवाद? आतंकवाद किसको बोलेंगे? तो एक तो बेसिकली अभी हम आएंगे इसमें, ठीक है, लेकिन एक तो प्रयास इसमें किया गया 1996 में, ये छोटा सा प्रयास किया, लेकिन अभी तक ये इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं।
क्या नाम है इसका, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय, यानी कि इसको शॉर्ट में कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म 1996, उसमें से स्टार्ट हुआ कि आप इसके जरिए आतंकवाद को परिभाषित कीजिए, अभी तक नहीं हो पाया। यानी कि सोचिए कि आपका 25 साल से ऊपर हो गया है ना, लगभग 26 साल, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल ये है यहाँ पर कि अभी रिसेंटली क्या हुआ, आपने अगर पढ़ा भी होगा हमसे कि ब्लैक सी जो काला सागर जो अनाज जो पहल था, इसमें रूस ने अपने आप को पीछे कर लिया। क्यों? क्योंकि रूस का ये दावा था, ये क्लेम था, ये दावा ये था कि यूके जो है, यूके यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और उसके ज़रिए उस यूक्रेन की जो ड्रोन है, उस ड्रोन के ज़रिए जो हमारी जो शिप है, जो हमारे जहाज़ हैं, जो अनाज को मतलब लोडिंग अनलोडिंग जो कर रही थी, मतलब उतारने काम कर अनलोडिंग कर रही थी बेसिकली, तो उसके ऊपर अटैक किया गया ड्रोन के ज़रिए। और ये क्लेम रसिया ने यूक्रेन के ऊपर लगाया, यूके को लपेटते हुए। तो क्या ये, और जो शिप में जो हमला किया गया तो उसमें कौन थे, सिविलियन लोग थे, आम नागरिक थे, आप उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो क्या ये आतंकवाद नहीं है? एक क्वेश्चन मार्क यहाँ निकलता है। दूसरी बात यहाँ पर ये कि चीन ने अगर लश्कर तैयबा की जो आतंकवादी है उसको यूएनएससी को में लिस्टेड नहीं करता है, तो क्या ये, अगर हम बोल दें कि ये, क्या ये वीटो नहीं आएगा, ये जो वीटो यूज करता है क्या ये इसमें नहीं आएगा, क्या ये आतंकवाद में नहीं आएगा? तो ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन मार्क निकल के आता है। लेकिन एक आतंकवाद वो भी है जो कि यमन के जो होथी है, होथी रेबल जो बोलते हैं, यमन के जो होथी रेबल है, अब होथी को अगर जो बोलते हैं वो कुछ जैसे आपको ये यमन मिल जाएगा, ठीक है, होथी रेबल जो है बेसिक यूएई आप और भी जो कंट्रीज है वहाँ पर अटैक करता रहता है ऑयल के रिगार्डिंग, ठीक है, तेल के रिगार्डिंग। तो इनकी अटैक को आप मानते हैं कि ये आतंकवादी अटैक है, लेकिन आप इसको नहीं मानते हो चीन की वीटो पावर यूज करना, रूस का ये जो आप सिविलियन के ऊपर जो अटैक हुआ है, यूक्रेन का जो ड्रोन रसिया के शिप के ऊपर अटैक हुआ है, वो भी आप खुद सोचिए, एक ट्रक में कुछ लोग अनाज को चढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, वो आम नागरिक होंगे, वो एक लेबर होगा, वो एक आम पब्लिक होगी, आप इसके ऊपर अटैक करेंगे कोई दूसरा कंट्री, क्या उसका क्या इन्वॉल्व है? वो एक आम नागरिक है, वो मेहनत कर रहा है, वो खा पी रहा है, अपना डेली का ये कर रहा है, जीवन यापन कर रहा है, उसके ऊपर अटैक करना, ये एक सिविलियन के ऊपर अटैक करना, ये दिखाता है कि ये भी एक आतंकवाद का एक एग्जाम्पल है। तो जो आर्टिकल हम बात कर रहे हैं इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि आतंकवाद को लेकर एक छोटी सोच नहीं होनी चाहिए कि हमें आतंकवाद बस वो जो बंदूक लेके आया दूसरे कंट्री में आया, वो कुछ नुकसान किया चला गया। इसे अच्छे से परिभाषित करने की नीड है, इसकी परिभाषा अभी तक नहीं बनी है, लेकिन एक जनरल जो परिभाषा होती है आप उसको देख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर तरीके से इसको डिफाइन नहीं किया गया है, एक बहुत बड़ी समस्या निकल के आती है। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया, इतना ही है, हाँ इसमें इतना ही है, ठीक है। तो ये 2 आर्टिकल आज थे और 3 आर्टिकल का टाइम नहीं मिला, लेकिन हम लोग पीआईबी वीकली के जरिए हम लोग बहुत लोग ये डिमांड करते हैं, सर क्वेश्चन करवाइए या फिर इसको आप वीकली में इसको फटाफट रिवाइज करवाइए लाइव क्लास में। तो वीकली में हम रिवाइज करवाएंगे लाइव क्लास में, या तो अभी हम इसलिए क्वेश्चन नहीं करवाए क्योंकि हम बनने सारा दिए, ठीक है, ऑलमोस्ट बन भी गया है मेरे पास अक्टूबर के सारे एमसीक्यू या जितने भी क्वेश्चंस, वैसे तो सब कुछ नहीं करवाए, लेकिन मेरे पास बहुत सारे हैं, पूरे मंथ के हैं, सितंबर के हैं, अगस्त के हैं, 3 मंथ के मेरे पास अभी भी हैं, जब बोलेंगे उसको करवा देंगे। लेकिन अभी हम इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि अभी हम थ्योरी में काम कर रहे हैं, पहले जब तक आप कहानी नहीं पढ़ते तो क्वेश्चन कहाँ से बना पाएंगे। और अभी एग्ज़ाम जब होगा ना, जब से एग्ज़ाम के 3-4 मंथ पहले, यानी कि आप दिसंबर मान चलिए, दिसंबर जैसे ख़त्म होगा स्टार्ट एमसीक्यू, और उसके बाद से धड़ल्ले चलेगा, और वही आपके जो मंथ है ना, पूरे आपके 9, 10, 11 मंथ के 12 मंथ के जो क्वेश्चंस हैं, एक बार नहीं वो मल्टीपल टाइम्स, बिल्कुल एक बड़े बड़े मैराथन करके, नाइट मैराथन करके उसको हम कंप्लीट करवाएंगे, एक बार नहीं कम से 3-3 बार एग्जाम से पहले। आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, बस मेरी यही इच्छा है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि जो भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना, आप हर एक क्वेश्चन देखिए, हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप 70% 60% क्वेश्चन ना आप हम निकाल सकते हैं कि आपका करंट ओरिएंटेड है, ये करंट से बेसिकली ये आपका इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो ये आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी के लिए
हम लोग कल तो क्लास कर ही लेंगे, लेकिन अभी आपके पास जो रिसेंटली जो चीज़ें अवेलेबल है वो आपके लिए ये ऑफर सर्वोदय बैच के लिए, जो कि 75 जो आपका परसेंटेज आपका अवेलेबल मिलता है। I-75 जो कूपन कोड ये अप्लाई करना पड़ता है, 4999 ये आपको इस प्राइस से मिल जाते हैं। फीचर्स की बात करें, लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, डे वाइज स्टडी प्लान, प्रैक्टिस सेशंस, जूम आउट सेशन ये आपको मिल जाते हैं। वन टाइम पेमेंट नहीं करना है, तो इसके लिए आपके लिए EMI की प्रोविजन है। तो EMI के जरिए आप इसको 3 मंथ में दे सकते हैं, यानी कि 2000 रुपीज़ आपको लगते हैं 1 मंथ के लिए। सेम कूपन कोड, सेम परसेंटेज आपको मिल जाते हैं डिस्काउंट, सेम फीचर्स। लेकिन अगर तक अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो उसके लिए आप प्ले स्टोर जाएंगे, सर्च करेंगे एग्जामपुर, आपके पास ये इंटरफेस आएगा, सरकारी नौकरी प्रेप, इंस्टॉल कीजिए, ओपन कीजिए, रजिस्टर कीजिए अपने आप को, ठीक है। और इस तरीके से वो सारे फीचर्स जो कि एग्जामपुर आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिस, फ्री प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बात करें, या फिर फ्री PDFs, या फिर स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज, या फिर जॉब सिलेक्शन के बारे में बात करें, ठीक है। और अपने कुछ डाउट आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। कभी कॉल अगर ना लगे तो आप अपने जो डाउट या क्वेरीज है आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कर दें, हमारी जो टीम है आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप कि क्लास आपको सही लगा होगा, और क्लास सही लगा होगा तो अपनी कुछ फीडबैक, अच्छी फीडबैक आप क्लास ऑफलाइन कमेंट में दे सकते हैं। आपके कमेंट का वेट होता है हमें, ठीक है। और थोड़ी क्लास को और भी सपोर्ट कीजिए, आप ही लोग सपोर्ट कर सकते हैं, और भी लाइव जाने की नीड है। मेरी टारगेट ये है कि क्लासेस में व्यूज, लाइव वॉचिंग और भी आने चाहिए, ठीक है, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले आगे भी और भी काम करने का, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।